हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस बार हम आपको बताने वाले हैं, इंस्टेंट रिवीजन करने वाले हैं आपको 11th क्लास का प्रत्येक टॉपिक और 12th क्लास का। तो सबसे पहले 11th क्लास में हम लोग प्रथम जो चैप्टर पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग से चलते हैं क्योंकि काफ़ी बेसिक होता है। इंस्टेंट रिवीजन करते हैं टारगेट बैच वाले के लिए और मेडिकल वालों के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आखिर क्या। देखिए हम लोग सबसे पहले देखिए पूरा ये जो है डेट इज इंस्टेंट रिवीजन करेंगे। इतना जो है ये जो टॉपिक है हम लोग इसके बारे में हम लोग इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जनरली पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी का जो भी है आपको हम लोग यहाँ पर रीड करने वाले हैं। ओके, तो क्रोमोजोम, प्लास्टिड, मैक, आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है आपका सेल का प्रत्येक भाग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू से हम लोग समझते हैं कि आखिर सेल क्या है। सेल आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, है ना। तो सेल प्रत्येक जितने भी जीवन है यानी कि लाइफ है, कंसिस्टिंग लाइफ है, आपको प्लांट में या तो एनिमल में है, तो प्रत्येक में क्या है वो उनका जो शरीर है आपको सेल से बना हुआ है। आप लोग बचपन से ही ध्यान दे करके पढ़ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर समझनी है, हम लोग इस भाग में हम लोग पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस भाग में हम लोग चलते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए मैंने कलर चूज कर लिया है और हम लोग पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका। कोशिका जो है क्या है, कोई भी जीवन का क्या है, इकाई है। इकाई का मतलब एक भाग होता है। एक एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है चलिए सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक हम लोग नॉलेज हम लोग गेन करते हैं। तो चलिए बेसिक नॉलेज हम लोग गेन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए ग्रीन तो मैंने लिया ही था, सेलेक्ट किया ही था। चलिए बैगनी सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर। चलिए ये कहा जा रहा है इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होता ही है। चलिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने आपको 1665 में आया, सबसे पहले आपको सेल के बारे में बताया। उन्होंने आपको सेल को क्या कहा, हनी कॉम्ब लाइक डेड सेल के बारे में बताया था। सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में आपको नहीं बताया था, जबकि आपको इसे डेड सेल कहा गया था। इसका आकार प्रकार कैसा था, ये थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क जैसा था, ठीक है। कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर था। जब आप सेक्शंस काटोगे प्लांट के रबर पार्ट को तो कॉर्क के जैसा लगेगा, है ना। और प्लांट में भी कॉर्क होता है, पार्ट जो होता है। चलिए आगे जा करके ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे। ल्यूवेनहॉक उनका जो पूरा नाम था डैट इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये 1667 में आया था। जनरली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक दोनों एक ही समय के थे, है ना। तो दोनों का जो समय अभी था, जो दोनों एक ही समय में रहने वाले थे, तो ध्यान देने वाली बात है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या बताया था, ये लिविंग सेल के बारे में बताया था, है ना, जानकारी दी थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के बारे में बताया था, कोई भी कोशिका है तो उसके डेड सेल के बारे में बताया था। जबकि आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने आपको सबसे पहले आपको लिविंग सेल के बारे में बताया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया। चलिए नेक्स्ट में है द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दोज ऑफ इट्स इंडिविजुअल सेल, है ना। कोई भी जैसे कि आपको लिविंग बींग्स है तो उसमें जो सेल रहेगा तो उस लिविंग के हिसाब से मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि उसमें किस प्रकार का इंडिविजुअल का सेल है। जैसे कैट का है तो कैट का ही सेल होगा जनरली। अगर कैट है तो उसमें थोड़े डॉग का सेल होगा, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अपने सेल होते हैं, किसी दूसरे के सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेल में। तो अगर सेल है, दूसरा लाइन कहा जा रहा है कि सेल है, प्रत्येक सेल है तो प्रत्येक सेल का अपना उसका क्या होगा, डीएनए होगा, कंटेंट होगा, है ना। और डीएनए कहाँ पर स्पेसिफिकली पाए जाएंगे, फाउंड कहाँ पे, क्रोमोसोम में पाए जाएंगे, ठीक है। और आरएनए भी होंगे। आरएनए कहाँ पर पाए जाएंगे, आरएनए तो जनरली कहाँ पर पाया जाता है भाई, ये आरएनए तो ये आपको सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। चलिए ये हमने बताया आपको आरएनए कहाँ पर पाया जाता है। चलिए हम लोग अगले भाग में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये हमने समझा, ठीक है। चलिए मैं इसे और छोटा कर देता हूँ फोटो को अपना। चलो कैमरा मैंने छोटा कर दिया। चलिए आगे जो हम लोग समझना है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी तक हमने समझा, है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे समझना है, तो प्रत्येक जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी आपको सेल्स होंगे, है ना, बेसिकली अगर देखेंगे तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म का, है ना,
कोई भी जैसे स्पीसीज क्या होता है, प्रत्येक कोई ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है वो स्पीसीज होता है, उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, आपको क्या हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन फ्री रूप से करते हैं ना। तो डेट इज स्पीसीज हम लोग जानते हैं। यहाँ पर है कि कोई भी सेल है बेसिकली सेम होगा, कोई भी स्पीसीज का एक पार्टिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें का जो केमिकल कंपोजिशन होगा, जैसे ह्यूमन 1 है, ह्यूमन 2 है ना। तो जनरली ह्यूमन 1 है, ह्यूमन 2 से केमिकल कंपोजिशन किसी भी सेल का मिलता जुलता होगा। बंदर का बंदर से मिलेगा, कैट का कैट से मिलेगा, डॉग का डॉग से मिलेगा। जनरली प्रत्येक जितने भी है पार्टिकल, गुआवा है, गुआवा प्लांट सेल है तो गुआवा प्लांट सेल से मिलेगा, रोज है तो रोज से मिलेगा, चाइना रोज का हम लोग सेल लिए हैं तो चाइना रोज से ही मिलेगा जुलेगा। अब जरूरी है कि रोज का चाइना रोज से मिलेगा, रोज का थोड़े है कि हम लोग ह्यूमन बींग वाला सेल से मिलेगा। तो जनरली उसी सेल से मिलेगा जो पार्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो तो बहुत अच्छी पॉइंट है ना। एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी फ्लो में जनरली हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे जो पॉइंट है एनर्जी फ्लो अकर विद इन सेल, सेल के अंदर ही होता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया के फॉर्म में, है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म जनरली क्या होता है? एनर्जी फ्लो किसी भी सेल के अंदर होता है। ये कैसे होता है एनर्जी फ्लो? मेटाबॉलिज्म या तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा आपको एनर्जी फ्लो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है कि मेटाबॉलिज्म आखिर क्या है? मेटाबॉलिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंटरचेंजिंग टेक प्लेस इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये बायोकेमिकल्स रिएक्शंस आपको फॉलो होती है। अब बहुत सारे सिंपल से कॉम्प्लेक्स चेंज होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में इंटरचेंज होते हैं। तो डैट इज़ ये सब जो प्रोसेस है डैट इज मेटाबॉलिक है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक आपने जाना होगा। चलिए आगे यह हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। तो आगे जो पॉइंट है, चलिए हम लोग अगला जो पॉइंट है, चलिए अब बढ़ते हैं सेल थ्योरी है। अब सेल थ्योरी भाई क्या है? तो सेल थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे। सेल थ्योरी जो है भाई कि जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। एक का नाम थियोडर था और एक का नाम क्या था? स्वान था। आप लोग को मालूम ही होगा थियोडर और स्वान दो साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे और एक बोटनिस्ट थे। जो स्लाइडेन जो थे आपको बोटनिस्ट थे, जबकि आपको स्वान जो थे डैट इज जूलॉजिस्ट थे। पूरा नाम पूछता है आपको, है ना, एम.जे. स्लाइडेन पूरा नाम है, जबकि स्वान का थियोडर स्वान है। अब ये है, ये 1838 में ये स्लाइडेन वाले ने सेल थ्योरी के बारे में बताया था, प्लांट के बारे में बताया था, जबकि स्वान ने आपको एनिमल के बारे में बताया था 1839, एक साल तुरंत बाद बताए थे, ठीक है। सेल थ्योरी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ सेल स्टडी के बारे में भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ सेल स्टडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके पॉस्टुलेशन के अनुकूल, इनके प्रिंसिपल के अनुकूल सेल थ्योरी आखिर क्या है? सेल थ्योरी के अनुसार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा? कोई जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी दुनिया में लिविंग बींग्स है वो किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। आई बात समझ में? तो डैट इज सेल से बने होंगे। नेक्स्ट है, अब इसी में है कि और भी सेल थ्योरी का बहुत सारे नियम होते हैं ना। तो सेल कहा गया कि सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट आपको यूनिट, लाइफ का यूनिट रहेगा, ठीक है। सेल जो है उस ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट हम लोग क्या लेंगे? सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा पार्ट दैट इज आपको क्या होगा? दैट इज स्मॉलेस्ट। और ये फ्रीली रहेगा, इंडिपेंडेंट के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो इसीलिए इसे कहा गया सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट जो कंटेंट है, इस कंटेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जितने भी सेल्स है, जितने भी सेल्स है वो आपको पहले कैसे उत्पन्न हुए होंगे, वो कैसे दुनिया में आए होंगे, वो अपने से अपने लायक जैसे भी वो जीव होंगे उसके जैसा जो होगा प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होगा उसी से उत्पन्न हुए होंगे। जैसे हम हैं, आप हैं, है ना, तो अपने पेरेंट्स से क्रिएट हुए होंगे, है ना, प्रोड्यूस हुए होंगे किसी न किसी कारण से। तो जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से एरोज होंगे? जो उत्पन्न होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होंगे। तो कहा जाता है, रुडोल्फ विर्चॉव एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि आपको ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो वर्ड आया था, एक टॉपिक जो रुडोल्फ विर्चॉव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने वर्ड में बताया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या है? तो ओमनी सेलुला ई सेलुला एक पॉइंट है, इसका मतलब होता है जितने भी सेल्स होते हैं वो एरोज होते हैं, यानी कि जो उत्पन्न होते हैं अपने
पहले वाले सेल से उत्पन्न होते हैं, है ना, जो उनका जो पेरेंट सेल है उन्हीं से वो बनते हैं, ठीक है। तो ये सब माइटोसिस हो मायोसिस हो कोई भी सेल डिवीज़न है उसके लिए ये थियरी काफ़ी उपयुक्त है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे जो पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो दूसरा जो पार्ट है, अगर हम दूसरा जो पेज हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसमें साइज और शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर है साइज और शेप है, किसी भी जीव का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइज और शेप पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं साइज और शेप। तो गौर से यहाँ पर देखो, कोई भी जीव का शेप और साइज है क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफर होगा, है ना। तो डिफर होगा तो जनरली है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसके जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, काफ़ी डिफर होंगे, है ना। कैसे डिफर होंगे, वो शेप में डिफर होंगे, है ना। उनका शेप कैसा हो सकता है, अमीबा लाइक होगा तो उसे अमीबॉइड कहा जाएगा, क्यूब लाइक होगा तो उसे क्यूबॉइड कहा जाएगा, अगर धागा जैसा होगा तो थ्रेड लाइक कहा जाएगा, अगर उसका जो शेप कैसा रहेगा इस तरीका का रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉलीगोनल कहा जाएगा, है ना। डिस्क लाइक रहेगा या तो कॉलमनर इस तरीके के जो सेल्स होते हैं डेट इज़ कॉलमनर होते हैं, डेट इज़ कॉलमनर हो गए। ये आपको इस तरीके के जो सेल्स रहेंगे डेट इज़ क्यूबॉइडल हो गया। इस तरीके के जो सेल्स हो गए हैं डेट इज़ आपको अलग अलग तरीका का शेप वाला, तो डेट इज़ ये हो गया अमीबॉइड, अमीबा का जैसा, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो सेल है उसके अलग अलग क्या होंगे, डेट इज शेप होंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं साइज ऑफ बायोलॉजिकल सेल। किसी भी सेल का शेप जो है काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जैसे ऑस्ट्रिच का सेल जो होता है एक जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन हम लोग कहा जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल होगा क्या हम लोग नेक्स्ट आई से देख सकते हैं। तो अगर देखेंगे उसके आकार प्रकार से देखेंगे तो वो काफ़ी छोटा होगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, इसीलिए उसे प्रेजेंटिंग करने के लिए माइक्रोस्कोप से देखते हैं, है ना, अच्छी तरीके से देखते हैं ताकि हमें पता चलता है। तब उसका हम लोग एक रेंज पता करते हैं, उसका डायमेंशन पता करते हैं कि उसका आखिर साइज़ कितना है ना। और जितने भी अलग अलग प्रकार के हम लोग सेल को देखते हैं तो उसका अलग अलग प्रकार का रेंज देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से पता चलता है कि जितने भी स्पीसीज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसके जो सेल होंगे क्या जो शेप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अलग अलग प्रकार का जो सेल है उसका शेप कैसा होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देने वाली है, बात समझने वाली है। तो यहाँ पर रिलेटिव साइज दिया हुआ है अलग अलग प्रकार के सेल का। देखिए यहाँ पर है 0.1 नैनोमीटर लिया, यहाँ पर 1 मीटर लिया है। ओके, तो यहाँ पर इस भाग में हम लोग देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखना है, सबसे पहले बड़ा देखो या छोटा देखो, है ना। तो इधर की ओर जो रहेगा वो जो बड़ा सेल रहेगा, और जैसे जैसे इधर से इधर चलते जाएंगे ये जो होगा सेल का जो साइज जो होगा क्या होगा, घटते चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले जो है फ्रॉग का एग है, जो देखो कितना है, लगभग 1 मिलीमीटर का है ना। इससे भी बड़ा देखो क्या है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है आपको 120 मिलीमीटर होता है। उसके बाद क्या है, फ्रॉग का एग। उसके बाद क्या है आपको चिकन एग है, जो आपको क्या होता है लगभग अबाउट 50 मिलीमीटर होता है। उसके बाद WBC का जो शेप है आपको RBC से शेप काफ़ी बड़ा होता है ना, 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है। ह्यूमन एग का शेप देखो 1 मिलीमीटर होता है, 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 10वां भाग होता है। RBC का शेप जो होता है आपको WBC से आपको चौथा भाग होता है, चौथा 5वां भाग होता है ना। तो 5 से 10 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जनरली छोटे होते हैं, है ना। आपको ह्यूमन एग से या RBC से, ह्यूमन RBC से भी छोटे होते हैं। 0.7 माइक्रोमीटर होता है। PPLO नाम तो सुने होगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, माइकोप्लाज्म को कहते हैं। 0.5 माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट में प्रोटीन का हम लोग देखते हैं, तो प्रोटीन का जो जनरली 48 से 48 to 10 नैनोमीटर तक है। उसी तरीके से लिपिड्स का देखो शेप, तो उससे प्रोटीन से भी छोटा कौन होता है, लिपिड्स होता है। यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग हम लोग डायमेंशन रेंज बताएं, अलग अलग प्रकार के जो सेल्स होते हैं, सेल्स के फॉर्म में या तो प्रोटीन
देखो कोई भी सेल का जो बॉडी बना होता है प्रोटीन्स का बना होता है। यहाँ पर जो देखो ये जो है सेल के फॉर्म में नहीं रहेगा, लिपिड्स भी सेल के फॉर्म में नहीं है। तो चलिए आगे समझना है, हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अगर सिंगल सेल का बॉडी रहेगा तो यूनिसेलुलर होगा, और एक सेल से ज़्यादा अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेंगे सेल तो उसे मल्टी सेलुलर कहा जाएगा, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। जनरली सेल अगर देखते हैं सेल दो तरीके के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं भाई, एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आखिर क्या होता है, जनरली यहाँ पर हमें समझना प्रोकैरियोटिक सेल्स आखिर क्या होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली देखो मैं प्रोकैरियोटिक सेल तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल आप लोग जानते होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। चलो मैं तुम्हें कैमरा से दिखाता हूँ। चलो कैमरा, ये हो गया आपका कैमरा, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल का शेप हो गया। तो इस तरीके से जो ये जो शेप है, इस तरीके से जो आप जो देख रहे होगे यहाँ पर, तो इस तरीके का जो शेप है डैट इज़ क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो शेप आप देख रहे होगे डैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल है ना। ये बैक्टीरिया का शेप है, आप जनरली आप समझ सकते हो डैट इज़ किसका शेप है, डैट इज़ बैक्टीरिया का शेप है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से देख सकते हो डैट इज़ बैक्टीरिया का शेप है। ओके, तो इस तरीके से मैंने बताया डैट इज़ प्रोकैरियोट। आपको अगर दूसरा हम लोग अगर देखें प्रोकैरियोट का, मैंने आपको ये मैंने से बताया। अब हम यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे, तो यूकैरियोट का भी हम लोग बता सकते हैं आपको, प्रोकैरियोट का यूकैरियोट का भी हम लोग। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल एनिमल सेल का तो आपने देखा ही होगा डायग्राम। तो इस तरीके से चलो हम लोग तुम्हें दिखाते हैं, आपको प्लांट सेल एनिमल सेल का आपने डायग्राम देखा ही होगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। ये जो शेप है ये किसका है सेल, ये आपको प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। प्लांट सेल जनरली एनिमल सेल से बड़ा होता है, तो ये जनरली ये प्लांट सेल है। तो देखो प्लांट सेल में जितने भी सेल वॉल है, मिडिल लैमेला, वैक्यूल है ना। बीच में प्लांट सेल में क्या होता है, डेट इज बड़ा का वैक्यूल होता है ना। तो इस तरीके से ये है। एनिमल सेल में आते हैं तो एनिमल सेल का देखो शेप यहाँ पर है, ये हुआ एनिमल शेप, एनिमल सेल है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको डेट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम मैंने कंसिस्टिंग मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से अब हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ सेल क्या है, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल समझते हैं। आखिर ये भाई साहब जो टाइप्स ऑफ सेल क्या है, तो हाँ एक तो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट होता है। इंसिपिएंट मतलब समझते हो क्या होता है, वो मतलब कि प्रिमिटिव फॉर्म में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस का कंटेंट पाया जाता है ना। तो पूरी तरीके से इस तरीके से, इसीलिए इसे इंसिपिएंट कहा जाएगा। यानी न्यूक्लियस जो है आपको प्री फॉर्म में है, आई बात समझ में, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अगर हम लोग देखेंगे आगे जो देखेंगे इसका अगर मेम्ब्रेन देखेंगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसलिए कहा जाता है, एक बात और है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का जो डबल मेम्ब्रेन जो बॉन्ड सेलुलर ऑर्गेनेल है ये आपका उसमें एब्सेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो ये काफ़ी क्या होता है, ट्रू होता है ना, और काफ़ी एडवांस न्यूक्लियस होता है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल भी उपस्थित होते हैं, आपके ऑर्गेनेल्स भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया डैट इज़ जनरली ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या। अब देखिए हम डिफरेंस बताते हैं। तो इधर आपको डैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, इधर जो है यूकैरियोटिक सेल दिया हुआ है। तो चलो पहला देखते हैं दोनों न्यूक्लियस के। इधर भी न्यूक्लियस देखो, इधर न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक में इंसिपिएंट होगा, इधर ट्रू न्यूक्लियस होगा, हम लोग पढ़े ही हैं। दूसरा आओ तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा समझते हैं, है ना। तो दूसरा डिफरेंस है कि हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियस में जो हिस्टोन प्रोटीन आखिर जो है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन कैसा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपको जो होंगे डीएनए जो होंगे आपको, चलो प्रोकैरियोटिक में पहले चलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में देखो इसका जो डीएनए जो होगा कैसा फॉर्म में होगा, सर्कुलर होगा या लीनियर फॉर्म में होगा, तो सर्कुलर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है सर्कुलर रहेगा, आपको सर्कुलर रहेंगे और नेक्स्ट डीएनए रहेगा। जबकि इधर जो यूकैरियोटिक का जो रहेगा लीनियर डीएनए रहेगा, न्यूक्लियस इसमें उपस्थित होगा, न्यूक्लियस में डीएनए रहेंगे लीनियर के फॉर्म में और हिस्टोन प्रोटीन में आपको पाए जाएंगे। तीसरा देखते हैं सेल वाल कैसा रहेगा, म्यूरिन का बना हुआ, इसमें सेल वाल कैसा होगा, सेलुलोज का रहेगा। चौथा देखते हैं आपको ये यूनिसेलुलर होगा प्रोकैरियोटिक, जबकि आपको यूकैरियोट मल्टीसेलुलर होंगे। पांचवा देखते हैं इसे बहुत कम
सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में काफ़ी एडवांस है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा और सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें राइबोसोम कितने होंगे, 70s राइबोसोम होंगे, जबकि आपको यूकैरियोट में 80s राइबोसोम होंगे। ये राइबोसोम क्या करने में मदद करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस प्रेफर करने में मदद करेंगे। चलिए ये 8 हुआ। अब हम लोग ये 8 हुआ, 8 7 छूट गया। रिस्पिरेशन क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पिरेशन जो होगा मेसोसोम के द्वारा होगा, जबकि आपको यूकैरियोटिक में मतलब कि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, माइटोकॉन्ड्रिया के बदले क्या होगा, मेसोसोम होगा, और इसमें क्या होगा, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे। छठा देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होगा, छठा छूट गया था, है ना। तो रिप्रोडक्शन इसमें जनरली आपको प्रोकैरियोट में बाइनरी फिजन के द्वारा होगा, ये माइटोसिस प्रोसेस ज़्यादा होता है, जबकि आपको रिप्रोडक्शन जो इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोसिस और मायोसिस प्रोसेस के द्वारा फॉलो होता है। तो इस तरीके से हमने समझा, आपको यहाँ पर इस तरीके से दूसरा पेज हमने देखा, है ना। तो हम तुरंत तुरंत आपको रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो, है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि डायग्राम देखते होगे आप लोग, डायग्राम जो देखते होगे प्लांट और एनिमल सेल में। तो देखो प्लांट और एनिमल सेल में का जो डायग्राम है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, तो ये आखिर क्या है ना। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा पहले हम लोग को समझना है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा आखिर क्या होता है। तो चलिए भाई साहब हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा आखिर क्या होता है। चलिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शंस होती है। प्लाज्मोडेस्माटा जनरली एडजेसेंट सेल होता है प्लांट सेल का, उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है ना। ये कनेक्शंस दो प्लांट सेल के बीचों बीच में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, कोलेटरल्स को आने जाने देते हैं, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, डेट इज प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है ना। तो डेट इज ये प्लाज्मोडेस्माटा हुआ। अब सेल वॉल, सेल वॉल जनरली प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल जनरली हमेशा किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, प्लांट में जनरली पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जनरली जो सेल वॉल है जनरली किस में पाए जाते हैं, डेट इज प्लांट में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, रिजिड। रिजिड मतलब समझते हो, रिजिड क्या होता है, रिजिड मतलब हार्ड होता है ना, काफ़ी स्टिफ होगा, तो उसे हार्ड कहा जाएगा। सेल वॉल होते हैं काफ़ी, अगर प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल यूकैरियोटिक में देखो तो सेल वॉल सबसे बाहर रहेगा, एनिमल सेल में तो जनरली रहेगा ही नहीं। प्रोकैरियोटिक में देखो तो सेल वॉल दूसरे नंबर पर रहेगा, सबसे बाहर में वहाँ पर सेल कॉट रहेगा, उसके बाद सेल वॉल अंदर की ओर रहेगा, तीसरा बाउंड्री आपको जैसे उसमें क्या रहेगा, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सेल वॉल, तो सेल वॉल डेट इज नॉन लिविंग रहेगा, रिजिड लेयर रहेगा। ये किससे बना रहेगा, ये सेलुलोज से बना रहता है ना। ये क्या करता है, ये जो है आपको सेल को एक पार्टिकुलर शेप देता है, प्रोटेक्शंस करता है ना, बाहर का कवरिंग है, कॉस्ट प्रोटेक्शंस करेगा। चलो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली यहाँ पर देखो तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, चलो ये पिक्चर में ये जो देख रहे हो डेट इज ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो भाग जो देख रहे हो ना, ये इस तरीके से, चलो डायग्राम में आते हैं ना, तो ये जो है डेट इज ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल वर्ड है, क्या है, डेट इज प्लूरल वर्ड है, हमेशा ध्यान देने वाली बात है। सिंगुलर वर्ड के लास्ट में माइटोकॉन्ड्रियन ऑन टर्म लगा रहेगा, है ना। किसी वर्ड के लास्ट में अस, इयम, ऑन समझते हो, ऑन, ये सब टर्म जो लगा रहता है, IS लगा रहता है, तो समझ जाना तुम वहीं पर कि वो क्या है, डेट इज वर्ड जो है वो सिंगुलर है, ओके। तो ये आप जनरली आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया समझ रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया अब हम लोग समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये 2 लेयर का होगा, इसीलिए ये डबल लेयर बॉन्ड ऑर्गेनेल होगा, है ना। इसके अंदर क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे, ये मैट्रिक्स बड़ा पारा रहेगा, तो डेट इज क्या होंगे, मैट्रिक्स रहेगा, इसलिए ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर रहेगा। आउटर लेयर कोई भी ऑर्गेनिज्म का आउटर लेयर काफ़ी क्या होता है, स्मूथ होता है ऑर्गेनेल में, और इनर जो है यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का, चलो डायग्राम ही बना देते हैं हम, चलो डायग्राम बनाते हैं ना। चलो डायग्राम देखो, डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का हम तुम्हें डायग्राम बताते हैं, दिखाते हैं। ये जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर लाते हैं, और ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का, आपको क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है,
और हम लोग दूसरा लेते हैं, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन लेते हैं, ये काफ़ी फोल्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो अंदर में जो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से काफ़ी जो फोल्ड लाइक रहेगा, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी जो फोल्ड रहेगा, ये जो डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का हल्का सा, है ना। और अंदर में चलो और हम थोड़ा सा दिखाते हैं। ये रेड वाला जो है डैट इज़, ये क्या है, डैट इज़ आउटर लेयर है। ये ब्लू वाला है जनरली, ये क्या है, जनरली इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, ये जनरली जो फोल्डेड है यहाँ पर क्या होगा, इस तरीका का आपको ऑक्सीजोम होगा, F0 F1 रहेगा, है ना। ये फोल्डेड जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर है, फोल्डेड समझते हो, जो ये इनर जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अंदर की ओर जो है मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है। तो ये जो अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ है ना, ये इस भाग को हम लोग फोल्डेड को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है, ये क्रिस्टी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो ये ग्रीन ग्रीन जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, वो क्या करते हैं, आपको F1 F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजोम रिकॉर्ड्स बड़ी ये सब कहे जाते हैं। वो क्या करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। सिंथेसिस समझते हो, तो सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं जनरली। ओके, तो सिंथेसिस करेंगे। चलिए आगे जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, काफ़ी मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गेनेल है। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन कहा जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी लिविंग सब्सटेंस, किसी भी सेल का लिविंग सब्सटेंस है, ये काफ़ी उपयुक्त है, काफ़ी वाइटल सब्सटेंस होते हैं, काफ़ी लिविंग के लिए काफ़ी उचित है, वो रहना ही रहना है। साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो जनरली क्या कहा जाएगा, नॉन लिविंग कहा जाएगा, उस सेल को नॉन लिविंग कहा जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं राइबोसोम आखिर क्या है। राइबोसोम जो होते हैं जनरली प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी नहीं है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होंगे, यूकैरियोट में ही सिर्फ होगा, ठीक है। लेकिन राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा। प्रोकैरियोट में आपको 70S होगा, लेकिन आपको यूकैरियोट में आपको 80S होगा। तो ये हमेशा समझने वाली बात है। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर समझते हो, ग्रैंड आपको दाना दाना लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। अब राइबोसोम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम जनरली ER में पाया जाता है। आप जानते ही होंगे, ER का नाम तो सुने ही होंगे। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। राइबोसोम आपको न्यूक्लियोलस के इनसाइड भी पाए जाते हैं, है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं सीधा है कि न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें क्या रहेंगे, RNA रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, है ना। और प्रोटीन्स आपको होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये है ना, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा ही जाता है राइबोसोम को, है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक में 70S के फॉर्म में रहेंगे, इसका शेप जो रहेगा 70S रहेगा प्रोकैरियोट में, जबकि आपको 80S रहेगा यूकैरियोट में रहेगा, है ना। जो प्रोटीन को फॉर्मेशन करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होंगे, ये छोटा सा जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है जैसे पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, पेरोक्साइड सिंथेसिस करने में मदद करते हैं भाई, है ना। पेरोक्सिसोम क्या होता है, CO2 साइकिल रिप्रेजेंटेशन करने में मदद करता है। जब ऑक्सीजन का डिमांड, जब ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, CO2 का मात्रा कम हो जाता है, तो उसमें CO2 साइकिल होती है। तो उस समय पार्टिकुलर जो इंजाइम है, जो ऑक्सीडेज है, परमिएज है, जो भी है, वो क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं, है ना। तो पार्टिकुलर इसमें बहुत सारे इंजाइम होते हैं जो पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन समझते ही होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन उसे कहते हैं जो टॉक्सिक मैटर है आपको सेल में, तो उसको हटा देने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये फैटी एसिड है ना, तो फैटी एसिड से एसिटाइल ग्रुप बनाने में आपको मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जनरली काफ़ी बड़ा होता है, ये सेंटर में होता है। देखो ये जो है आपको क्या है, ये बड़ा वाला जो देख रहे हो, डेट इज ये क्या है, आपका वैक्यूल है। ये आपका बड़ा सा आपको जो है वैक्यूल है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, इसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहा जाएगा, डेट इज टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। टोनोप्लास्ट समझते हो, टोनोप्लास्ट TONO लिखाता है ना, तो डेट इज टोनोप्लास्ट आपको लिखाएगा टोनोप्लास्ट, PLAST टोनोप्लास्ट लिखाएगा। तो इस तरीके से टोनोप्लास्ट, तो डेट इज टोनोप्लास्ट कहा जाता है ना। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। चलो आगे हम लोग समझते हैं इसको अच्छे तरीके से, देखते हैं वैक्यूल आखिर क्या होता है, वैक्यूल। उसके बाद हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलो वैक्यूल आखिर क्या होता है।
तो वैक्यूल आखिर क्या है? वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, मैंने बताया। ये क्या होता है? बड़ा वाला वेसिकल होता है भाई, है ना। इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, आयन रहता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं, अच्छे पार्ट रहते हैं, खराब जितने भी ये है सेक्रेटरी, स्टोरेज, स्क्रिप्टरी सब रहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, ये बड़े वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, है ना, आपको कार्बोहाइड्रेट हुआ, पॉलीसेकेराइड हुआ, यानी ये सब जितने भी होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये डिग्रेड करने में मदद करते हैं, ये आप उसको सिंपल करने में मदद करता है, ये सेल इलोंगेशन और ग्रोथ करने में भी मदद करता है, ठीक है। सेल को बढ़ाता है क्योंकि ये वैक्यूल अपने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 90% वॉल्यूम इसका वाटर होता है, ठीक है। ये सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में वैक्यूल होता है, अगर देखो प्लांट सेल में जनरली, एनिमल सेल में कम होता है। और वैक्यूल का मात्रा तो प्लांट सेल में आपको बीचों बीच में होता है, सेंट्रिक पोजीशन में होता है। हम लोग पढ़ाएंगे 1 बाय 1, तो हम लोग समझाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फिलहाल क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट आखिर क्या है? प्लास्टिड, जनरली प्लास्टिड का जो शेप है, ये आपको प्लास्टिड का शेप है, तो यहाँ पर जनरली आपका प्लास्टिड का शेप है। तो ये क्लोरोप्लास्टिड आखिर होता क्या है भाई? तो ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। ये डबल लेयर्ड होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में आपको मदद करते हैं। ये जनरली यहाँ पर शॉर्ट में बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जनरली हैंडबुक वाले बुक से पूरा मिल जाएगा, है ना। तो हैंडबुक बायोलॉजी का आता है, काफ़ी जो होते हैं प्रत्येक टीचर के पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास हैंडबुक रहनी चाहिए, है ना। काफ़ी सिंपल फॉर्म में दिया रहता है इंस्टेंट रिवीजन के लिए, टारगेट बैच वालों के लिए, तो नीट वाले के लिए तो जरूरी स्पेशली होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग माइक्रोविलाई समझते हैं। माइक्रोविलाई क्या है? माइक्रोविलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जनरली, है ना। फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निकला हुआ भाग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेरिवेटिव फॉर्म होता है, आउटग्रोथ होता है। वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया के बढ़ाने से क्या होगा? जो जनरली आपको एनिमल सेल में होते हैं, जनरली काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। ये जो है ना, ये यहाँ को, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं भिलाई लाइक फॉर्म में। तो ये डेट इज, तो इससे क्या होता है? सेल का जो शेप है आपको जनरली बढ़ जाता है ना। ये एनिमल सेल में देखते को मिलता है माइक्रोविलाई। ये जनरली आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। आगे जो पार्ट है हम लोग जो यहाँ पर जो समझने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्वाजी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। इलास्टिक समझते हैं, आपका कान जो है ये इलास्टिक है, इसको आप खींच सकते हो, है ना, फैल सकता है खींचोगे तो ये इलास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये कैसा नेचर का होता है? इलास्टिक नेचर का होता है। सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट थ्रू द सेल। कोई भी सेल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स आया, मॉलिक्यूल बाहर गया, तो उसको क्या करते हैं? डैट इज कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। सेल सिग्नलिंग समझते हो? सेल सिग्नलिंग, जैसे मान लो कि आपको कोई लड़वा रहा है ना, तो जो लड़ाने वाला है वो सिग्नल दिया, है ना, तो आपने जो वो बात कहा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना, रिसेप्टर के भांति, है ना, और किसी से लड़ गए। तो इस तरीके से आपको सेल में भी होता है ना, कोई सिग्नल देता है तब वो प्रोसेस करता है ना। तो डैट इज सेल सिग्नलिंग। इंडोक्राइन फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल एडहेशन, किसी सेल के साथ एकदम क्या हुआ, उससे एकदम सट गया, एडहेयर कर लिया, तो उसे क्या कहा जाता है? सेल एडहेशन कहा जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है गॉल्जी अपरेटस। गॉल्जी बड़ी जो होते हैं जनरली ईआर के बगल में होते हैं। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर कहा जाता है ना। तो ईआर के दो पार्ट होते हैं, एसईआर और आरईआर। तो आरईआर वाले में राइबोसोम पाया जाता है और एसईआर में आपको डेट इज राइबोसोम पाए नहीं जाते। तो एसईआर जनरली लिपिड को क्या करने में, बनाने में मदद करता है, और आरईआर प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर गॉल्जी अपरेटस है, तो आरईआर के बगल में रहेगा गॉल्जी अपरेटस रहेगा। ये काफ़ी क्या होता है? डेंस फॉर्म में रहता है, आपको स्टैक फॉर्म में रहता है ना। ये आपको जाल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर जो देखना है यहाँ पर, तो डेट इज गॉल्जी अपरेटस का देखना है, ये क्या होगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा,
ठीक है। तो इसमें जो प्लैटिनेड आपको सैकर जो रहेंगे उसे क्या कहा जाएगा, प्लैटिनेड सेल को डेट इज सिस्टर्नी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टर्नी के बने होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइसोसोम पाए जाते हैं ना, वो निकलते हैं और मेम्ब्रेन प्रोटीन टू रिलीज देयर कंटेंट, है ना। तो एक कहा जाता है, जैसे ध्यान दो, ईआर जो है, ईआर बनाता है गोल्जी बॉडी, ईआर बनाता है किसको, ईआर जो बनाता है गोल्जी बॉडी को बनाता है, किसको बना देगा, गोल्जी बॉडी को बना देगा। गोल्जी बॉडी बना देगा आपको किसको, लाइसोसोम को बना देगा। क्या बना देगा, लाइसोसोम को बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइसो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन होने का, ईआर से आपको क्या बना, डेट इज गोल्जी बॉडी बना, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बना। तो इस तरीके से मैंने ये देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से गोल्जी बॉडी आपको लाइसोसोम फॉर्मेशन करने में आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जनरली क्या होता है, लंबा सा परपेंडिकुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा है, ये यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आपको एक दूसरे के थोड़ा सा परपेंडिकुलर रहता है। तो ये जो है आपको सेंट्रियोल कहलाता है। ये सेल डिवीजन करने में जनरली मदद करता है ना। तो चलिए, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर आता है, पेयरिंग के फॉर्म में रहेगा, ये पेयरिंग के फॉर्म में रहेगा। ये सेंट्रियोल भाई साहब है। सेंट्रियोल आखिर क्या है, चलो आओ देखते हैं। प्रेजेंट इन सेंट्रोजोम एज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर लेइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने बताया था एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूक्लियस के बगल में रहेगा, परपेंडिकुलर के फॉर्म में रहेगा, पेयर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, सीलिया फॉर्म बैसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, है ना। सीलिया फ्लैजिला में बैसल बॉडी बनाने में मदद करते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है उसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है। डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसके बीच में दो है, तो इसके बीच में जो खाली जगह होंगे इसको क्या कहा जाएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। तो क्या कहा जाएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानेंगे। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे क्या होंगे, आपको RER लगे रहेंगे, यानी कि इंडोक्लाइमिक रेटिकुलम का ये जो है, ये हिस्सा जो है ये RER का है। तो इस तरीके से, और कहीं कहीं पर खाली जगह होंगे तो उसे न्यूक्लियर पोर भी कहा जाएगा। ये जो है खाली जगह है, ये खाली जगह है, तो ये न्यूक्लियर पोर होंगे, ओके। यहाँ नहीं है, यहाँ तो ER ही है ना, सॉरी, यहाँ पर ER है, ये आपका ER है, और यहाँ पर देखो खाली जगह है। चलो खाली जगह कहाँ है, कहाँ है, यहाँ से यहाँ देखो खाली जगह है ना। तो यहाँ से यहाँ पर ये खाली जगह है। तो डेट इज़, ये इनर जो स्पेस होंगे वो न्यूक्लियर पोर कहलाएंगे, ठीक है। आगे है लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम, जनरली एनिमल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है भाई, है ना, या प्लांट में ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो किसी में ज़्यादा मात्रा में रहता है, किसी में कम मात्रा में रहता है लाइसोसोम, ठीक है। चलो आओ, लाइसोसोम क्या होते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह रहते हैं। जिस तरीके से स्पर्म के ऊपर कैप रहता था उसमें हाइड्रोलिनेज रहता था और प्रोटीएज रहता था, वो क्या करता था, ओवम के कवरिंग को एकदम से पेनिट्रेट करने में मदद करता था ना, एकदम फाड़ देता था इधर के। तो यहाँ पर यहाँ है चलो आओ लाइसोसोम पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, है ना। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है, ये वेसाइकिल होते हैं, काफ़ी गोल गोल बैग जैसा होता है ना। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह भरे पड़े रहते हैं, जितने भी ये डिग्रेड करने मत करते हैं, है ना। तो ये जो अरे भरे पड़े रहते हैं, डिग्रेडिंग सब्सटेंस इसमें भरे पड़े रहते हैं। इसका एक पार्टिकुलर pH वैल्यू होता है जो एसिडिक फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो एक्टिव होता है एसिडिक फॉर्म ही एक्टिव भी होता है। चलो आगे देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, धागा लाई का स्ट्रक्चर होता है, उससे क्रोमैटिन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होंगे, डीएनए रहेंगे, प्रोटीन जो सिंथेसिस करने में मदद करेंगे, डीएनए रहेंगे। क्रोमैटिन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, और साथ ही साथ डीएनए भी होते हैं और प्रोटीन होते हैं। क्रोमैटिन आखिर करता क्या है, तो मतलब कि ज़रूरी नहीं है कंपोजिट। क्रोमैटिन किससे बने होते हैं, क्रोमैटिन जो है डीएनए के बने होते हैं, और जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, है ना, इसके बने होते हैं, ठीक है। ये अच्छा से यहाँ पर नहीं समझाया हुआ है, फिर से मैं समझाता हूँ इस भाग को, न्यूक्लियस को ध्यान से गौर से देखो। ये मान लो न्यूक्लियस है,
क्या है भाई, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होंगे, डीएनए, आरएनए, जो भी एंजाइम है, जितने भी पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स, डीएनए, ये सब 15% के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पाए जाते हैं। और आपको जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये आप जानते हो। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब जनरली। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड होता है। तो और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जब मैसेंजर आरएनए तो बनता है, तो ट्रांसफर आरएनए भी बन जाता है ना। तो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आपको बनता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो यही दिया हुआ है ना। प्रोटीन सिंथेसिस भी कहाँ होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जनरली तो साइटोप्लाज्म में होता है ना। तो आपको मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए जो है आपको न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का थोड़ा सा यहाँ पर दिया है कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के कारण बनते हैं। ऐसा जो सोच रहे होगे ये गलत है ना। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ऐसा है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए पर रीडिंग करता है राइबोसोम, तब आपको क्या करता है, आपको प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है स्मूथ ईआर क्या है। चलो स्मूथ ईआर हम लोग समझते हैं। आखिर स्मूथ ईआर आखिर क्या है। चलो दूसरा कलर चूज करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा देर हो गया इस कलर को। चलिए स्मूथ ईआर, जहाँ पर राइबोसोम नहीं होंगे, जैसे ये मान लो कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बगल में ये इस तरीका का आपको जो है आपको लेयरिंग है। तो इसमें आप देखोगे काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा आपको, जहाँ जहाँ पर आपको इस तरीका का जो रहेगा डॉट 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 डॉट, तो हम लोग समझ आएंगे कि वहाँ पर आपको क्या भरे पड़े हुए हैं, आर ईआर। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये पीला पीला जैसा नहीं रहेगा, तो ये इस भाग में, तो जनरली आप देख रहे हो कि इस भाग में है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये जो है डैट इज एस ई आर पार्ट है, और अंदर वाला जो है ये डैट इज आर ई आर पार्ट है। ये हाँ आर ई आर है, जबकि ये क्या है, एस ई आर है। तो शेर डैट इज रेयर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए नहीं जाते हैं। आर ई आर में क्या पाए जाएंगे, डॉट 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 जो है डैट इज ये क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए स्मूथ ईआर क्या करते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, ये मेजर ज़्यादा मात्रा में लिपिड सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। आगे और न्यूक्लियोलस पढ़ना है। तो न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस रीड करते हैं और रफ ईआर रीड करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है, ये न्यूक्लियस का जो कंपार्टमेंट है, छोटा सा पार्ट है वो है। इसमें जनरली आर ई आर राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट में आर ई आर क्या है, तो ई आर का भाई है। ई आर में आपको जहाँ पर राइबोसोम पाए जाएंगे उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। इसमें क्या होंगे, आपको ज़्यादा मात्रा में राइबोसोम जो है सरफेस पर रहेगा। ये क्या करेगा, आपको प्रोटीन सिंथेसिस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और आखिर क्या करते हैं, प्रोसेस एंड शॉर्ट सिक्रेटेड एंड लाइसोसोमल प्रोटीन। तो लाइसोसोमल प्रोटीन को बनाने में, सिक्रेट करने में ये सब में मदद करते हैं। जनरली इसका फंक्शन ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करना, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ओके। इस तरीके से मैंने समझाया। तो प्लांट सेल में आपको वैक्यूल बीचों बीच में रहेगा, न्यूक्लियस साइड में रहेगा। एनिमल सेल में आपको वैक्यूल क्या रहेगा, साइड में रहेगा, जबकि न्यूक्लियस एकदम बीचों बीच में रहेगा। ये आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने ये बताया। अगले भाग में हम लोग सेल वॉल देखेंगे, ठीक है। सेल वॉल देखेंगे और सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, दोनों हम लोग देखेंगे। तो सेल वॉल देखेंगे और सेल मेम्ब्रेन का हम लोग पार्ट देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन आपको जानते हो मेन कंपोनेंट है, जबकि सब कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था, है ना। तो चलिए अगले वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। तो इस तरीके से हम मिलेंगे अगले भाग में, धन्यवाद, है ना। तो अगले भाग में हम आपसे मिलते हैं, थैंक यू।